हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप लोग देख सकते हो, जी हाँ मेरे दोस्त, ये एक वायरल मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हो। एकदम इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को ही यहाँ पे दिखाकर और वही कहते हैं कि ले लो ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन नहीं यार, ये देखो एकदम नया क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो, ये सभी के सभी आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आपका बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे आधारित है। इधर देख सकते हो, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो इसमें ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला संस्कृत गद्यांश आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये आएगा, लेकिन इस बार आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और इधर आप लोग पत्र लेखन भी देख सकते हो अंत में। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित पेपर है। तो अभी आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है ना कई स्कूलों में मैं देख रहा हूँ, तो वो भी आपका ओल्ड पैटर्न पे हो रहा है। ओल्ड पैटर्न छोड़ दो भैया, हिंदी में आपका अब नए पैटर्न पे पेपर होगा जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बदल गए हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलो इस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, आपको साथ में पता भी चल जाएगा। बाकी कहूंगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अगर आपको 22 फरवरी को हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 70 में 70 मार्क लाना है, तो अब से भी अगर आप पढ़ते हो तो हिंदी में 70 में 70 आसानी से आपके आ जाएंगे। जो भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो भी पीडीएफ दूंगा उसको आप आसानी से पढ़ते रहना। कहाँ ये पीडीएफ मिलेगा, चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग ये खंड अ के अंतर्गत 20 जो ऑब्जेक्टिव है ना, उनको फटाफट पहले सॉल्व कर दें। चलो, पहला क्वेश्चन है कि लहरों का राजहंस किस विधा पे आधारित रचना है, ये हमें बताना है। नाटक, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। तो देखो, लहरों का राजहंस, ठीक है, नाटक, मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा पे आधारित रचना है। तो ये आपका इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके 2024 वाले। जय पराजय रचना के लेखक का नाम है। जय पराजय रचना के लेखक का नाम क्या है? पद्मलाल, पूनालाल बख्शी, श्याम नारायण पांडे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो, जय पराजय रचना के लेखक का जो नाम है, ठीक है, वो है श्याम नारायण पांडे। ये आप लोग बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखना, सेकंड का बी वाला। अगला प्रश्न है काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लड़के इसका आंसर नहीं जानते होंगे कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पे आधारित रचना है। ऐसा भी पूछ देता है कि प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो उसमें आपका राजेंद्र यादव भी रहेगा, तो आप राजेंद्र यादव पे लगाइएगा, ठीक है। तो देखो, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा ना कहानी विधा पे आधारित रचना है। इसका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या थर्ड के लिए। अब चलो इधर आ जाते हैं, इस बगल के क्वेश्चन को करते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूं। यहाँ पे देख सकते हो। और एक्चुअली यार थोड़ा वॉइस में दिक्कत हो मेरे ना, तो माफ करना, एक्चुअली तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4th नंबर का, शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा यानी वही समयावधि आपको यहाँ पे बताना है। 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1930 ईस्वी, या फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1947 से अब तक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो, जो प्रश्न संख्या 4 है इसके लिए ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 1919 से 1938 ईस्वी तक का जो समय है वो शुक्ल युगीन समय है। देखो, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी आप याद रखना। प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है इसको, या क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं 5वां। यह क्या है कि आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है। आवारा मसीहा कृति के रचनाकार का नाम बताना है प्रश्न संख्या 5 में। ऑप्शन है कि यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद। तो देखो, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, और ये कभी कभी इसकी विधा पूछ देता है, तो ये जीवनी विधा पे आधारित रचना है, ये भी आप लोग याद रखना। चलो, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इन कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। और यहाँ पे फर्स्ट है कि मैला आंचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है, ठीक है। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। देखो, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैला आंचल के लेखक राहुल संकीर्तन नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। चलो, तो ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गोदान इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बिल्कुल, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलो 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक है। ओके, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 7 में। देखो, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र या भगवती चरण वर्मा। सही ऑप्शन आपका डी वाला इसमें है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है, और यह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक है, तो भगवती चरण वर्मा। उसके बाद अगला 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं कि ठूठा आम कृति के रचनाकार है। ठूठा आम कृति के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती या फिर अज्ञेय। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 8 है।
तो देखो ठूठा आम कृति के रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय है, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र के भगवती शरण वर्मा और ठूठा आम के भगवत शरण उपाध्याय। आप लोग याद रखना दोनों में अंतर, ये नहीं कि मिक्स कर देना और एग्जाम में गलत कर कर चले आना। चलो अगला देखते हैं, सातवें के बाद आठवां, आठवां के बाद नौवां। ये क्या प्रश्न है कि केशव दास की रचना है, हमें केशव दास की रचना बतानी है। प्रश्न संख्या 9 में रामचंद्रिका, ललित ललाम, प्रेम वाटिका या फिर गंगा लहरी। गंगा लहरी तो पद्माकर जी की रचना है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था यह प्रश्न। ठीक है, केशव दास की रचना है तो रामचंद्रिका, ये आपका 9 का ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो उसके बाद ये अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर की प्रतिशोध कृति के रचनाकार का नाम है। प्रतिशोध कृति के रचनाकार का नाम हमें बताना है। अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है। तो देखो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला इसका, मैथिली शरण गुप्त। प्रतिशोध कृति के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलो भाई, तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10 हो गया। अब देखो ये शुरू के जो 10 प्रश्न थे ना, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव में से, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों, उनकी विधाओं रचनाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब जो आपके आगे के प्रश्न होंगे ना, वो आप एक तरह से समझ जाओ कि आपके मतलब व्याकरण से संबंधित होंगे, हिंदी व्याकरण से। तो चलो इनको कर लेते हैं। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर का आपको अच्छे से पीडीएफ में अच्छे से इसको सॉल्व किया हूँ, एकदम अच्छे से, जैसे संदर्भ व्याख्या आपके स्कूलों में लिखवाया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ऐसे एकदम डिटेल में मैंने लिख रखा है। इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, तो यूपी एमएसपी स्टडी ऐप पे। जी हमें दोस्त, ये हमारी ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे लक्ष्य बैच है हम लोग का, लक्ष्य बैच, और लक्ष्य बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है, इस पीडीएफ को मैं वहाँ पे अपडेट कर दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, उधर के जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हालांकि इस वीडियो में मैं सॉल्व भी कराऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो पीडीएफ से, तो वो लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी फीस मात्र 199 रुपए है, जिसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के सातों सेटों का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर और वायरल पेपर एग्जाम टाइम में मिलेगा ही, केवल एक दिन पहले पढ़कर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो आप जरूर ये लक्ष्य बैच ज्वाइन करना, फीस मात्र 199 रुपए है। ठीक है, चलो, और यहीं पे आप जाओगे ऐप पे तो आपको सैंपल वेपल वहीं पे मैंने ऐड कर रखा है, आप वहीं से देख सकोगे और वहीं से आप पेमेंट भी कर सकोगे। पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहीं पे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, किसी दुकान से क्यूआर कोड पे पेमेंट कराकर उस नंबर पे भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो जो ऐप पे दिया हुआ है। चलो आगे के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि करुण रस का स्थायी भाव है, हमें करुण रस का स्थायी भाव बताना है, तो भाई करुणा शोक, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यही हास्य रस का पूछता है तो हास्य रस का आपका हास हो जाएगा। उसके बाद ये 12 नंबर प्रश्न है कि सोठा के विषम चरणों में मात्राएं होती है। भाई सोठा के विषम चरण में हमें मात्राओं की संख्या पूछ रहा है कि सोठा के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे देखो इस बगल ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो दिया है कि 13 13, 11 11, 11 13 या फिर 13 11। काफी कंफ्यूजिंग आपका मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोठा, देखो सोठा में सबसे पहले तो आप जान जाओ कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। जैसे देखो 2 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद होता है, जैसे ये एक पंक्ति रही, यहाँ पे कामा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, फिर दूसरी लाइन में यहाँ और कामा, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक, तो यहाँ 1 2 3 कुल 4 चरण, इसको पहला चरण, इसको दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखो इसमें जो पहला और तीसरा होता है ये क्या है, ये एक तरह से विषम संख्या है, तो इसलिए इनको विषम चरण बोला जाता है पहले और तीसरे को, और दूसरा और चौथा जो होता है वो सम संख्या है, तो इनको सम चरण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हमें पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोठा के विषम चरणों में मात्राएं होती है, सोठा के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है, ये हमें बताना है, ये प्रश्न संख्या 12 में। ठीक है, तो देखो सोठा के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 11 11 होती हैं। ठीक है, और सम चरण यानी इसमें 13 और इसमें 13, और एक पूरी पंक्ति में देख लिया जाए तो 11 और 13 मिलकर 24 24, इसमें भी 11 और 13 24 24 मात्राएं होती हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना, अगर आपका विषम चरण पूछ दे तो 11 11 मात्राएं होती है, अगर सम चरण पूछ दे तो आपकी 13 13 मात्राएं होती है, और पूरी एक पंक्ति में पूछ दे तो वो आपका 24 होती है। क्लियर, चलो, तो इसका हमें पूछा है विषम चरण में, तो विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में तो वो 11 11 मात्राएं हो जाएंगी। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको घुमा पलट कर आपका
चूंकि देखो 7 सेट होता है, ठीक है, तो सातों सेटों में तो यही नहीं पूछेगा, इसको घुमाकर इधर उधर पूछ सकता है, क्योंकि पूरे यूपी में 7 कोडों का पेपर होगा। जैसे 2023 में हुआ था कि हिंदी का 7 सेट आया था, मैथ का 7 सेट, हर सब्जेक्ट का 7-7 सेट का पेपर होगा पूरे यूपी में। तो आपको सातों में से कौन सा सेट मिलेगा, जैसे डीए वाला था, इसी तरह डीबीडीसी 7 सेट होगा, तो कौन मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब आपको पढ़ना है, ठीक। बाकी अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सारा कोड, सारा पेपर, आपको सब कुछ मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर ला हमारी यूपीएमएसपी स्टडी, और वहाँ पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, और अगर वहाँ पेमेंट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला करते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर। यह क्या है कि हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है, इसमें हमें अलंकार बताना है कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, प्रश्न संख्या 13 में, ठीक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, इस प्रश्न को तो ऐसे भी मैं कई बार करा चुका हूं, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, आप लोग देख सकते हो कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, परिश्रम शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, तो देखो श्रम से पहले परि जुड़ा है, तो यह आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। उसके बाद 15 है प्रश्न संख्या, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि देश विदेश में समास है, हमें देश विदेश में समास बताना है। देखो देश विदेश, समास विग्रह करोगे तो देश और विदेश, या देश या विदेश, ऐसे, यानी इसका, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता है ना, माता पिता, बीच में ये हाइफन होता है, ठीक है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। और एक द्विगु समास, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, द्विगु समास मीन संख्याबोधक होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर, दोनों में यह कंफ्यूजन भी आपको क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि काज शब्द का तत्सम रूप होगा, ओके, काज शब्द का तत्सम रूप हमें बताना है क्या होगा, कार्यक्रम, छिद्र या फिर कुआं, ठीक है। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 16 है, तो देखो प्रश्न संख्या 16 के लिए आपका ए, काज का कार्य आपका हो जाएगा, ये ए वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 के बाद 17 नंबर, यह है कि तद, ओके, पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। अब देखो यहाँ ना आपका ये शब्द रूप, शब्द, ये देखो तद का हमें पूछ रहा है, तद क्या होता है, तद मीन्स वह, तद मीन्स क्या होता है वह, और यह क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। आपके एग्जाम में केवल तद, एक तद और एक युष्मद, युष्मद मीन्स तुम, यानी सर्वनाम शब्द रूप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा केवल, मतलब तद का और युष्मद का। इसके अलावा जो पहले आया करता था अब, कि जैसे मतलब वो बालक का या फिर मति का, ऐसे सब आता था ना कई सारा, तो वो नहीं आएगा। और न ही आपका धातु रूप आएगा, जैसे मतलब पठ धातु, लिख धातु, हस्त धातु आया करता था ना, वो नहीं आएगा। उससे उसके जगह नए आपका नए क्वेश्चन जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े हैं, तो अभी आपको देखो ये नीचे आपको पता भी चल जाएगा। तो चलो ये आपका तद का और युष्मद का दो का याद कर लेना, यहाँ पे आपका आएगा, ठीक। तो यहाँ में तद, तद का, तद में अब देखो वह तो भाई मतलब ये पुल्लिंग भी होता है, मतलब ही, सी, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है, तो इनका, इसका तीनों फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो देखो तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन जो रूप होगा, ऑप्शन दिया कि तेसाम, ताभी, तयो, तस्य, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 17 के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी चलो आगे करते हैं, 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। देखो अब ये आपका वाक्य का स्वरूप, ये नया टॉपिक जुड़ा है, वाक्य का स्वरूप, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो देखो अर्थ के आधार पर हमें बताना है कि वाक्य के कितने भेद है, तो वो आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 8, ठीक है। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्ड मैं वीडियो बना रखा हूँ, एक लगभग 50 मिनट की होगी, उसको आप देख लोगे ना, तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक। आपसे देखो 2 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे 8 आप याद रखना, एक रचना के आधार पे पूछेगा, ठीक है, तो रचना के आधार पे 3 आप याद रखना। ये 2 क्वेश्चन देखना, सातों सेटों में यही 2 क्वेश्चन मतलब पूछेगा, मुझे जहां तक आशा है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि वाच्य का भेद नहीं है, ओके, वाच्य का इसमें से कौन सा भेद नहीं है, ये भी नया प्रश्न जुड़ा है वाच्य परिवर्तन वाला। तो देखो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर निषेधवाच्य, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ओके। चलो यार माफ करना, एक्चुअली मुझे रुकना पड़ा, थोड़ी तबीयत खराब है, आप जान ही रहे हो।
चलो, वाच्य का भेद नहीं हमें बताना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर निषेधवाच्य। तो देखो वाच्य के सबसे पहले कितने भेद हैं आपके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो 3, और वो 3 कौन-कौन से हैं, तो ये तीनों आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। बाकी ये निषेधवाच्य कोई वाच्य का भेद नहीं है, तो हमें वाच्य का भेद नहीं है यही छांटना था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो, ये प्रश्न संख्या 19 हो गई। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। देखो ये क्या प्रश्न है, 1 मिनट यार माफ करना। ओके यार, हाँ चलो माफ करना, एक्चुअली इतनी मतलब सर्दी टाइप की हो गई है ना, बोला भी नहीं जा रहा है अच्छे से। चलो, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। ओके, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक है, ये हमें बताना है। और 2 ऑप्शन उस बगल दिए हुए हैं, ये प्रश्न संख्या इस 20 के लिए। ठीक है, इधर क्या दिए हुए हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहीं पे थोड़ा हम लोग छांट लेते हैं। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो देखो मुंशी प्रेमचंद, सबसे पहले तो ये मुंशी प्रेमचंद आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी स्त्रीलिंग दिया हो उसको काट देना है। ठीक, उसके बाद ने गोदान की रचना की, यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे मुंशी प्रेमचंद पे यानी सब्जेक्ट पे आपके जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे ध्यान देना आगे। तो देखो यहाँ से आप ऑप्शन एक्स मतलब हटाओ। देखो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, यह एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब देखो सेकंड ऑप्शन में, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल है, मुंशी प्रेमचंद एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है, पुल्लिंग है बिल्कुल। अब देखो यह कर्म कारक दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, या क्या इसकी प्रधानता है? नहीं, या सब्जेक्ट की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा इसके कारण। ठीक, अब देखो इधर ऑप्शन में आ जाते हैं इस बगल। 1 मिनट, चलो यहाँ पे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो ये जातिवाचक संज्ञा दे तो ये गलत हो जाएगा, यानी 3 गलत, तो ये आपका सही हो सकता है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, बिल्कुल एक वचन है, पुल्लिंग है बिल्कुल, कर्ता कारक है बिल्कुल, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हम लोग उपखंड ख में प्रवेश करते हैं भाई। ठीक, हम लोग का 20 एमसीक्यू यहाँ पे हो गया। अब 20 एमसीक्यू के बाद हम लोग का उपखंड मतलब क के बाद ख में आते हैं, और इसमें हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको देखते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसका अच्छे से मतलब एकदम सोल्यूशन जो पीडीएफ है ना, आपको लक्ष्य बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी शायद मैं अंत में ना शायद ऐड नहीं किया हूँ, अंत में जो आपका पत्र लेखन है ना, पत्र लेखन वो एक बाकी था, मैं सॉल्व कर रहा था, तो पत्र लेखन अभी मैं इस वीडियो के बाद लिख कर और ऐड कर दूंगा। थोड़ा वॉइस में अगर प्रॉब्लम है तो माफ करना यार, एक्चुअली बोला नहीं जा रहा है मुझसे। ठीक है, और अभी शुरू में तेज बोल दिया तो ये गला बैठने लग रहा है। ठीक, तब ये थोड़ी 2-3 दिनों से खराब चल रही है। चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ऊपर ऊपर किस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप मतलब डिटेल में आप पीडीएफ से पढ़ते रहना। देखो यहाँ पे इस कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है आपके एग्जाम में। देखो खंड ख के वर्णात्मक प्रश्न जो है, यानी उसका पहला जो प्रश्न रहेगा गद्यांश संबंधित रहेगा, यानी यहाँ पे एक गद्यांश एक दिया रहेगा और एक यहाँ नीचे दिया रहेगा। ठीक, अथवा कर दोनों में से कोई एक करना होगा। तो देखो ये कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, देखो यहाँ संगति यानी दोस्ती की बात हो रही है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि ये आपका दोस्ती यानी मित्रता वाला पार्ट से ये गद्यांश है। ठीक, जी हाँ मेरे दोस्त, ये मित्रता वाले पार्ट से आपका गद्यांश लिया गया है। तो मित्रता को किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो सिंपल, अब इसका पहला इसका प्रश्न पूछता है कि संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख लोगे। अब देखो प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे रेखांकित अंश कहता है, लेकिन रेखांकित अंश नहीं किया है, प्रस्तुत गद्यांश का है, मतलब पूरे गद्यांश की आपको व्याख्या करना है। तो पूरे यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप हेडिंग बनाकर और अपने हिसाब से इसको थोड़ा बना के प्रस्तुत गद्यांशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यानी पूरी संगति का जो संग होता है बहुत ही खराब होता है। इसको मतलब ऐसे बना बनाकर अपने हिसाब से लिख लेना। बाकी मैं लक्ष्य बैच में ना पीडीएफ जो डालूंगा उसमें मैंने लिख रखा है पहले से, तो आप पढ़ लेना। ठीक, बाकी अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप ज्वाइन करो। 199 रुपये क्या है, 199 रुपये में आपको
2023 के सारे पेपर, हिंदी के सातों सेटों का, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, हर सब्जेक्ट के सातों सेटों का अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन तो है ही, साथ में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन है जिससे आप आसानी से पढ़ सको। ठीक, और साइड में आपका टेस्ट भी है हर एक पेपर सेट का, मतलब आपको कम से कम वहाँ पे 50 टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो उसके बाद ये देखो अगला, ये अथवा वाला गद्यांश भी देख लेते हैं। इसको भी देखो, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। देखो ये वाला आपका गद्यांश है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है, आपको कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह आपका भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसका ये गद्यांश है यहाँ पे। ठीक, तो सिंपल, अब इसका आप संदर्भ व्याख्या कर लोगे। चलो यहाँ पे रेखांकित अंश दिया है, यानी यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, केवल यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको करना है, तो आप करते रहना, बाकी संदर्भ तो लिख ही लोगे। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आजकल विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो यहीं पे पढ़ लिया आप कि एक व्यक्ति को बढ़ाने में तो एक व्यक्ति को गिराने में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप अभी हम लोग पॉलिटिशियन में खास कर देखते हो, खने मोदी जी का मतलब वो कार्टून बना देते हैं, और मोदी जी वाले लोग मतलब ये राहुल गांधी का मतलब एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, समझ रहे हो ना बात को, तो वही है। चलो मतलब ये एक तरह से साइंस का तो मिसयूज ही हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर जो रहेगा वो आपका पद्यांश से संबंधित रहेगा, मतलब मीन्स दो पद्यांश दिया रहेगा, एक यहाँ पे पद्यांश दिया है, और देखो अथवा कर कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया है। अभी मुझे बोला नहीं जा रहा है भाई, कैसे ही भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसलिए एनर्जी फील नहीं होगी आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी भाई मतलब आपको पढ़ना है, एग्जाम में मार्क लाना है, एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखो यह चाह नहीं मैं सुरवालों के गहने में गुथा जाऊं, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कहीं नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग आपका केवल प्रीवियस ईयर पेपर जो डीए वाला कोड है उसको मतलब केवल मतलब कोड को बदलकर डीएफ झूठ मूठ का लिखकर और वही बता रहे हैं। मैंने सातों कोड का फ्री में भी पेपर ऐड कर रखा है प्रीवियस ईयर वाला, आप जाकर चैनल मतलब ऐप पे देख सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी जो ऐप है। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ये पहला वाला, यह क्या है कि चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, अब देखो यह जो आपका पद्यांश है ना भाई, यह पद्यांश सेकंड आपका पद्यांश ये रहेगा, तो आपका ये जो पद्यांश है ना कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका चैप्टर है, आप ध्यान रखना, अंत एकदम अंत वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, हल्दी घाटी। ठीक है, तो कौन सा हल्दी घाटी, जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने, हल्दी घाटी वाला जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। ठीक, तो इसका आप संदर्भ व्याख्या करते रहना, यहाँ पे इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है और प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करना है, तो आप करते रहना। राणा प्रताप के सैनिक किस प्रकार युद्ध कर रहे थे, तो आप इसको पढ़े हो तो आपको मालूम होगा, सिंपल। बाकी इसको बाद में मैं ना अच्छे से डिटेल में भी एक बार सॉल्व करा दूंगा, अभी सॉल्व करा देता, अच्छे से एक एक अर्थ बता देता, लेकिन अभी मेरा गला लगातार बैठते जा रहा है, अभी बोला नहीं जा रहा है मुझसे, तो कैसे कैसे कर चलो सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर से ये आए हुए हैं। ठीक है, देखो ये देखो, चाह नहीं मैं सुरबालक के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यासी को ललचाऊं। ठीक है, यहीं से आप पकड़ लिए होगे कि भाई हम लोग का जो चैप्टर है एक पुष्प की अभिलाषा, उसी से ये लिया गया है, तो बिल्कुल उसी से लिया गया है, पुष्प की अभिलाषा से ये आपका मतलब ये पद्यांश लिया गया है। ठीक है, और जिसके लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो सिंपल इसका संदर्भ लिख देना, और देखो इसमें संदर्भ लिखते समय आप हमेशा पद्यांश शब्द का यूज करना और रचयिता शब्द का यूज करना, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, और गद्यांश में आप लेखक यूज करना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, थर्ड नंबर रहेगा, जो आपका हिंदी में पीछे संस्कृत परिचायिका वाला पाठ है ना, उसमें से किसी ना किसी चैप्टर से यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया रहेगा, एक नहीं दो दिया रहेगा, यहाँ पे एक दिया है और अथवा कर कर एक उस बगल भी दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और यह क्या रहेगा, 2 मार्क इसका संदर्भ लिखने का और 3 मार्क इसका हिंदी अनुवाद, यानी 5 मार्क का यह प्रश्न रहेगा। तो देखो जैसे ये देखो, ये स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति। अब देखो ये आपका चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है, यहाँ से बार बार देखो चंद्रशेखर का नाम आ रहा है, बार बार चंद्रशेखर,
तो यहाँ से आप इसको पहचान सकते हो आसानी से, ठीक है। यह आपका देशभक्त चंद्रशेखर जो आपका चैप्टर है ना, उससे ये आपका पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है। देखो यहाँ से यहाँ नीचे तक, ठीक है। अब इसका क्या लिखना है आपको, यहाँ आपको इसका संदर्भ लिखना है, और संदर्भ इसका आसान होता है, इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। उसका 2 मार्क मिल जाएगा। और इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर जो भी हिंदी अनुवाद हो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो ना पूरा पूरा, तो आपको उसका 3 मार्क यानी कुल 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप इसको करो, या देखो इसके इस बगल एक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस बगल भी एक है, यहाँ पे देखो अथवा कर ये वाला देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, कई बार करा चुका हूँ। ये आपका भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है ना, उससे ये है। तो आप इसका आप संदर्भ करो, हिंदी अनुवाद, या फिर उसका करो, इसके पीछे वाले का 5 मार्क आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक करने का। क्लियर। चलो इसका अगला जो चौथा प्रश्न होगा, ठीक है, वो आपका इसी में जो श्लोक है ना, ये संस्कृत में आपके पीछे छोटे छोटे चैप्टर वाले। 1 मिनट यार, माफ करना, बहुत दिक्कत हो रही है। चलो एक्चुअली माफ करना, एक तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, बोलने के कारण बार बार गला सूख जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। चलो अब लगा हूं तो इसको सॉल्व भी करा देता हूं कैसे ही। देखो दिए गए संस्कृत पद्यांश, यहाँ पे आपका पद्यांश दिया रहेगा, जिसको आप श्लोक भी बोल सकते हो। जो भी आपके मतलब पीछे संस्कृत वाला चैप्टर है ना, जैसे वाराणसी वाला हो गया, या फिर कई सारे चैप्टर हैं आपका, उनके बीच बीच में छोटी छोटी लाइन श्लोक टाइप की ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो उनमें से ही कोई 2 यहाँ पे दे देगा आपको, और अथवा बीच में रहेगा, दोनों में से किसी एक का आपका संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क यहाँ पे भी मिलेगा। तो दोनों देखो यहाँ पे दिया है कि ये सार्थो परवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता, ये वाला, या मरणम मंगलम यत्र विभूषिष्ट विभूषणम, ये वाराणसी वाले से, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप कर दो, आपका मन। और ये आपका ना, ये आपका शायद आई थिंक जो आपका लास्ट चैप्टर है जीवन सूत्राणी, ठीक है, शायद जीवन सूत्राणी, हाँ उसी से है, आपका जीवन सूत्राणी से ही है। तो आप इसको कर देना, या फिर ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है, इसका आप संदर्भ लिखो, इसका लिखो आपका मन, जिसका संदर्भ लिखोगे उसका हिंदी अनुवाद भी आप कर देना, 5 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद ये खंड काव्य से संबंधित प्रश्न, भाई हर जिले का अलग अलग होता है, तो देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उस प्रश्न का उत्तर आप दे देना। तो यहाँ आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला जो रहेगा आपका लेखकों का, भाई तो लेखकों में मैं कई बार बता चुका हूँ, आप जयशंकर प्रसाद का, चाहे रामचंद्र शुक्ल का, और एक रामधारी सिंह दिनकर, 3 का याद कर लो, 5 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। कवियों में इसका 6 का ख वाला प्रश्न रहेगा कवियों का, इसमें आप तुलसीदास, महादेवी वर्मा और आप सूरदास 3 का याद कर लेना, और एक किसी और का याद कर लेना। 4 लोगों का आपका यहाँ से भी 5-5 यानी 10 मार्क आपका जीवन परिचय का क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी श्लोक तो आप याद ही कर लिए होंगे भाई, एक श्लोक लिखना होगा 2 मार्क का छोटा सा। अब देखो यहाँ पे आपका छोटा छोटा 2 मतलब प्रश्न का उत्तर देना रहेगा संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, और 1+1 यानी 2 मार्क आपको मिलेगा। चंद्रशेखर स्वनाम किम अखतयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अखतयत, ठीक। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी, तो वाराणसी या मरणम मंगलम भवति। 2 प्रश्न का उत्तर हो गया, केवल छोड़ दो, आगे के प्रश्न को आप मत करो, ठीक, सिंपल। चलो क्योंकि 2 ही का उत्तर देना होता है ना, यहाँ पे 4 होता है, 2 ही का उत्तर देना होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न आपका 7 मार्क का रहेगा निबंध वाला, जैसे जीवन में अनुशासन का महत्व, ये यहाँ पे एक टॉपिक है, और इसी टॉपिक को मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में, इसी को लिखा हुआ है काफी अच्छे से, ठीक। तो जीवन में अनुशासन का महत्व, और यहाँ पे देखो वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आप देख सकते हो सभी के सभी ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर सेट में ये रहेगा, किसी न किसी में ये रहेगा, किसी में मतलब ये ही रहेंगे, इनको ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 9 नंबर प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो 10वां प्रश्न रहेगा वो शुल्क माफी हेतु, मतलब यहाँ पे एक पत्र लेखन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पत्र लेखन, जो नया इस बार जुड़ा है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में यह नहीं था, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें ये नहीं होगा, इस बार ये जुड़ा है, 4 मार्क का यह प्रश्न है। तो आप इसको करो, या अथवा कर यहाँ पे है दोनों का 4 मार्क, यानी इसको करो या इसको करो, वही बात हुआ, आपको 4 मार्क आपको मिलेगा, कोई एक ही करना है आपको दोनों में से। तो यहाँ पे देखो शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र आप लिखो, या उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र लिखो, ठीक। तो आप देख लेना, बाकी आपका पीडीएफ में ना मैं इन दोनों पे लिखा हूँ, क्योंकि कई आपका वही बता रहा हूँ ना, 7 सेट होता है भाई, तो इसमें फंसा है, किसी और भी सेट में ये फंसेगा, ठीक है।
तो इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया है पीडीएफ में। चलो, तो ये रहा पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन एक तरह से, ये जो आपका नया कोड था, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नए जो ये क्वेश्चन थे, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन था, ठीक है। ऊपर ऊपर हमने सॉल्यूशन किया एक्चुअली क्योंकि मेरी तबीयत खराब है बहुत, अभी गला बैठ रहा है इसी कारण। बाकी आप लक्ष्य बैच, जी हमें दोस्त लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना, उसमें इसका पूरा अच्छे से पीडीएफ लिखा हुआ, पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखो पीडीएफ में सॉल्यूशन रहेगा ना, तो आपका जैसे 22 फरवरी को एग्जाम है, चाहोगे तो 21 फरवरी को सारी की सारी चीज़ें आप दोहरा सकते हो, लेकिन आप वीडियो से नहीं दोहरा पाओगे, नहीं, तो इसलिए पीडीएफ पे ज़्यादा ध्यान देना। तो 22 फरवरी को आपका पेपर है, तो इसलिए आप 199 रुपये देकर बैच ज्वाइन कर सकते हो, लक्ष्य बैच। अगर ज्वाइन कर ले तो आसानी से आपके 80 से 90% मार्क आ जाएंगे, ठीक है। चलो, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।